Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Student, very crispy topic, that is angular momentum. Student, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 5 अच्छे तरीके से समझा होगा. That was about moment of inertia. So आज हमने पढ़ना है angular momentum के बारे में. Student, इससे पहले आप एक momentum already पढ़ चुके. That was P is equal to mv. यानी इसको ट्रांसलेशनल मोमेंटम कहते हैं. उन बॉडीज का मोमेंटम जो सर्कल में नहीं होती बल्कि स्ट्रेट या किसी कर्व पाथ में, किसी ऐसे पाथ में होती हैं तो जिनमें सर्कुलेशन नहीं हो रही होती. कर्व पाथ नहीं कहेंगे, मतलब किसी सर्कुलेशन ना हो रही हो, तो उनमें होता है. तो एक्चुअली ये मोमेंटम किस चीज से बढ़ता था? ये वेलोसिटी से बढ़ता था या मास से बढ़ता था? और ये मोमेंटम हमें क्या बताया था कि किसी बॉडी का कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब वो बॉडी किसी के साथ टकराएगी या वो बॉडी किसी के साथ जो है वो इंटरेक्ट होगी. तो ये हमें अपने इम्पैक्ट का जिक्र कर दिया था कि कितना होगा. ऑब्वियसली जितना मास ग्रेटर होगा उतना इसका इम्पैक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकंड था या केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती थी. सो स्टूडेंट्स, ये हमने मोमेंटम को पढ़ा था. ये तमाम उन बॉडीज का मोमेंटम होता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास होती है. इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूंगा. आप लोगों ने रोटेशनल या एंगुलर का ट्रांसलेशनल के साथ रिलेशनशिप कुछ पढ़ा है. जैसे आपने पढ़ा था कि पहला रिलेशनशिप के जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर के प्रोडक्ट को इक्वल होता है. यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट आएगा. बिल्कुल इसी मेथड से जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी को आर से मल्टीप्लाई करने से आती है. इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन को आर से मल्टीप्लाई करने से आती है हमारे पास. उसके बाद हम पहुंचे थे टॉर्क पर. टॉर्क एक्चुअली मैंने कहा था रोटेशनल फोर्स को भी कहते होते हैं. यानी ऐसी फोर्स जो एंगुलर फोर्स होती है हमारे पास, जो किसी भी बॉडी को सर्कल पे मजबूर करती है रहने पे, मतलब सर्कल पे चलाती है. इनफैक्ट तो सीधी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स लगती है और सर्कल में चलाने के लिए टॉर्क लगता है, और वो आर एफ के इक्वल होता है या एफ आर के इक्वल होता है. एफ क्रॉस आर इसके इक्वल होता है, बल्कि आर एफ कर ले, इसके इक्वल होता है. यहां भी आपका रिलेशनशिप वैसा ही है कि आर और एफ का जो प्रोडक्ट है, यानी आप ट्रांसलेशनल फोर्स को आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर आ जाएगा. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे पास एक्चुअली आर का रिलेशन जो था वो ट्रांसलेशनल के साथ जुड़ा है और एंगुलर आंसर आ रहा है हमारे पास. फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा. आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये पढ़ा. इस दफा मास एक्चुअली इनर्शिया को कहा जाता है. एक इनर्शिया, नॉर्मल इनर्शिया, जब बॉडी को कोई ट्रांसलेशनल सिस्टम में मूव किया जाए, यानी मोशन में मूव किया जाए, तो उसको वो हमारे पे इनर्शिया होता है. या मूव किया जाए या रोका जाए, उसको इनर्शिया कहते हैं. जो बॉडी को रेजिस्ट करती है कि वो चेंज प्रोड्यूस ना हो, तो उसको आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस रोटेशनल इनर्शिया कह सकते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास. तो ये इनके रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप में आर का एक बहुत अहम रोल है. बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है वो आर और क्रॉस पी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. पी ट्रांसलेशनल मोमेंटम है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोमेंटम, and this is angular momentum. So what is the relationship between them? The major relationship is actually this is multiplied by the r and giving you the angular value. यानी ट्रांसलेशनल को r से मल्टीप्लाई करें, एंगुलर आएगा. बिल्कुल इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए कि एक्चुअली जब आप ट्रांसलेशनल को एंगुलर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो r का मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा. स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने P इज इक्वल टू mv पढ़ा था, ये एक्चुअली ट्रांसलेशनल मोमेंटम था, ये मोमेंटम था एक्चुअली, ये पढ़ा आपने. और इनमें आपने एक चीज पढ़ी कि ये एक इंपैक्ट को शो करता है.
कि ट्रांसलेशनल इंपैक्ट बॉडी का कितना है, कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगी, और मोमेंटम ज्यादा इंपैक्ट शो करेगा. सो इफ यू स्टॉप अ बॉडी दैट इज वेरी हैवी and that is coming with very high speed, so what do you have to do? You have to put loads of force behind it in order to stop it. आप वरना उस बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकते. तो हमें मोमेंटम ने एक चीज बताई कि एक्चुअली वो इंपैक्ट उसका बहुत स्ट्रांग है. सो इफ इट कोलाइड्स विद एनी अदर थिंग, लाइक एक बहुत बड़ा पत्थर अगर किसी दीवार से टकरा जाए, सो इट वुड प्रोड्यूस समथिंग, सम वेरी मैसिव फोर्स. वजह उसकी रीजन उसका हाई मोमेंटम था. तो मोमेंटम एक बहुत ही अहम वैल्यू है. बिल्कुल इसी तरह आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो रोटेशनल इंपैक्ट का बताता है कि बॉडी का रोटेशनल इंपैक्ट ज्यादा कितना है, कितना ज्यादा है. जितनी बॉडी हमारे पास, ये देखिए एक बॉडी घूम रही है, ये बॉडी आपकी सर्कल में घूम रही है, ये आपका बॉडी जो घूम रही है उसका ये रेडियस है, और ये उसका जो है अगर ये मास है, ये मास है, और मास की वजह से इसमें स्पीड भी पैदा हो रही है, स्पीड भी है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम हो जाएगा mv, यानी ये मोमेंटम की डायरेक्शन है एंड दिस इज r, एंड दे बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री ऑफ एंगल विद ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. सो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया, आपको पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आया, तो ये हो जाएगा rp sin थीटा के इक्वल हो जाएगा. आपको क्रॉस प्रोडक्ट का पता है कि a क्रॉस b होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, सॉरी sin थीटा. अब इस दफा हमारे पास एंगल कितना आया स्टूडेंट, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया. तो ये आया rp sin 90 डिग्री. आप 90 डिग्री लगा लें. इन दोनों के बीच में 90 डिग्री क्यों है? एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि इस मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है दैट डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. तो चूंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, पिछले 2-3 टॉपिक में भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो टेंजेंशियल रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है. सो ये 90 डिग्री आपने बना लिया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा rp और sin 90 हमारे पास 1 होता है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी rp. क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? rp, यानी प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम, ये आ जाएगी. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r रेडियस एंड मोमेंटम p. यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, r और मोमेंटम का, उसको एंगुलर मोमेंटम कहता है. इट गिव्स यू हाउ मच इम्पैक्ट इट क्रिएट्स, ये कितना इम्पैक्ट कोई भी बॉडी सर्कल में क्रिएट कर सकती है, ये आपको उतना बताएगी. डियर स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू rp आ गया. अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोमेंटम का एक फॉर्मूला बताया था mv, ये मैंने चीजें डिलीट कर दी हैं, मिटा दी हैं यहां से. अब जरा गौर से इस बात को सुने. हमारे पास p किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारे पास mv के. यस, इस p की वैल्यू मैंने mv मोमेंटम की वैल्यू यहां लगा दी, तो L हमारे पास आ गया mrv, ये आ गया स्टूडेंट्स. अब हमने एक चीज और, यहां बहुत सारे फॉर्मूले अभी मैंने लिखे थे. v इज इक्वल टू r ओमेगा भी होता है. ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, v कहते हैं ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को. सो अगर मैं r यानी r ओमेगा की वैल्यू यहां लगाता हूं, तो L इज इक्वल टू r जर हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा, ये आ जाएगा हमारे पास. आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे. अब mr स्क्वायर रिकॉल करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले भी लिखे थे. एक फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? mr स्क्वायर के इक्वल होता है. mr स्क्वायर के इक्वल होता है. सो यहां भी हमारे पास आ जाएगा, यानी इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे. तो स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, यानी L हमारे पास आ गया I ओमेगा के, यानी इसके इक्वल आ गया. सो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं, ये हमारे पास कौन सा मोमेंटम है स्टूडेंट्स?
ये एंगुलर मोमेंटम है। ये कौन सा मोमेंटम है? ये ट्रांसलेशनल मोमेंटम है। ये स्ट्रेट बॉडीज के लिए, ये घूमने वाली बॉडीज के लिए, सर्कुलर, ये रोटेशनल बॉडीज के लिए। तो इनको कंपेयर करूं, व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज दिस इनर्शिया, ट्रांसलेशनल इनर्शिया, यानी वो इनर्शिया जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से हमारे पास आता है। व्हाट इज दिस एंगुलर वेलोसिटी, जो घूमने वाली वेलोसिटी में हमारे पास एंगल चेंज होने से आती है। एंड व्हाट इज दिस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। सो ये नियरली सेम है। वो सारे फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए ट्रांसलेशनल में, और ये सारे फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए रोटेशनल में। रोटेशनल में हमारे पास वही फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से प्रूव हो गया। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई बॉडी हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो, जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन एक तो अनइक्वल हो, ये देखिए ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है लेकिन अनइक्वल मैसेज है। यानी आपको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ये पढ़ाया था, जब जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र आए आपने रिजिड बॉडी का लाजमी ख्याल रखना है। ऐसी बॉडी जो घूम रही हो, जैसे फर्ज करें अगर ये बॉडी घूम रही है, ये घूम रही है बॉडी, तो इसके जितने जितने मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है, ये जितनी जितनी मास, ये मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में होंगे, जितनी जितनी मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो सब भी घूम रहे होंगे हमारे पास। अब अगर उसका हम रेडियस देखें, फर्ज करो ये हमारे पास है, ये पॉइंट है, यहां से यहां तक ये मास 1 है, ये मास 2 है, ये फर्ज करें मास 3 है, ये मास 4 है, ये मास 5 है, यहां से यहां तक मास 1, तो इसका रेडियस हो जाएगा r1। यहां से यहां तक मास 2, इसका हो जाएगा रेडियस r2। यहां से हो जाएगा मास 3, इसका रेडियस हो जाएगा r3, इसका रेडियस हो जाएगा r4, इसका रेडियस हो जाएगा यहां से यूं हमारे पास ये m1, m2, m3, m4, m5 बहुत सारे मैसेज हो गए, और हर एक का रेडियस डिफरेंट है। कोई बहुत बड़ा रेडियस है, कोई छोटा सा रेडियस है, कोई बहुत ही स्मॉल रेडियस है, एंड समवन आर वेरी मच हाई। सो यहां प्रॉब्लम आ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सो आप क्या करेंगे, पहले आपका ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह पे डिफरेंट है, क्योंकि जब ये घूमेगी, एक तो मास चेंज है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। यानी इस मास 1 का डिफरेंट होगा, हो सकता है ये मास थोड़ा बड़ा हो और इसका रेडियस भी बड़ा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। तो ऐसी सूरत में हम पहले सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। क्या? I1, I2, I3 से लेकर In तक के सब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। यानी I1 हमारे पास किसके इक्वल है? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, और चलते चलते mn rn का स्क्वायर। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास। सो ऐसी सूरत में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ये वाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सम ऑफ mi का स्क्वायर। i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है हमारे पास, यानी ये पूरी वैल्यू हम उठा के यहां लगाएंगे। कौन सी? सम ऑफ mi ri का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, इनटू ओमेगा, इनटू ओमेगा। सो ये वैल्यू मैंने उठा के इस जगह पर लगा दी। अब हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया वो इसके इक्वल हो गया, लेकिन ओमेगा की वैल्यू याद रखना, ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी हर मास और हर रेडियस की बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर एक जो घूम रहा होगा वो एक ही वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से। अगर कोई भी थोड़ा कम घूम रहा होता तो वो मास वहीं रह जाता, बाकी आगे निकल जाते। तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि रिजिड बॉडी अपनी जगह पर कायम है, तो वो अपने मास को छोड़ेगी तो नहीं, वो तो चल रही है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज करो आप हाथ हिला रहे हो, तो आप थोड़ी देर बाद कहो जी मेरे हाथ के थोड़े एटम्स वहीं रह गए, एक उंगली वहां रह गई है। ऐसा मुमकिन नहीं कभी भी कि आपकी कोई चीज वहां रह जाए। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी कभी भी चेंज नहीं होती, वो वहीं की वहीं मौजूद रहती है। सो स्टूडेंट्स, ये रिजिड बॉडी में हमने एंगुलर मोमेंटम का पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हर वक्त आपका जो है वो इस मेथड से फाइंड आउट होता है। आई होप आप मेरा लेक्चर समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।